हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। पिछले 2-3 महीने की बात की जाए तो भारत का जो जुडिशियल सिस्टम रहा, जो भारत की न्यायपालिका रही, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। बहुत सारे कारण थे, उनमें से कई कारणों पे मैंने खुद ने वीडियो बनाए हुए हैं, पर एक कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस वर्मा की फोटो लगी हुई है। और वैसे तो अगर जुडिशरी की बात की जाए और पिछले 10-12 वर्षों की बात की जाए तो दो अलग अलग जस्टिस वर्मा बड़े फेमस रहे। एक वो जस्टिस वर्मा जिनकी बात हम लोग निर्भया के बाद जो सुधार हुए उनके लिए करते हैं, और एक जस्टिस वर्मा जो हाल ही में जिनके घर में संपत्ति पाई गई थी, जो जली हुई पाई गई थी, वो बहुत ज्यादा मिली थी। उसके बाद आरोप हुआ, आरोप लगा, इन्हें इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया और उसके बाद बहुत सारी लानतें मलानतें हमको इनके प्रति देखने को मिली। एक बात और लगातार उठ रही थी कि कहीं ना कहीं तो खुद जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक आश्रय दे रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है, इफ देयर इज समथिंग मैलाफाइड, इट शुड बी करेक्टेड। इस पे लगातार बात हो रही थी, लेकिन इस दौरान चर्चा यह है कि खुद सरकार इस बात को लेके बड़ी गंभीर है कि हम क्या करेंगे, हम खुद से रिमूवल, यानी कि जो भारत में जजेस को हटाने की प्रक्रिया है, हम उसको वापस लेके आएंगे। मैं फिर से बता दूं बच्चों कि आप लोग बहुत बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंपीचमेंट, और इस खबर को पढ़ते समय मैं जितने भी न्यूज़पेपर को देखा, हर जगह इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग लिखा हुआ था। वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। एक किताब है छोटी सी, लोग बहुत पढ़ते हैं, अच्छी किताब है, लूसिड किताब है, पर उसमें भी इंपीचमेंट शब्द को देने के बाद इसको बड़ा कॉमन कर दिया गया। इट्स नॉट इंपीचमेंट, इट्स जस्ट रिमूवल। तो इसीलिए मैंने हेडिंग में भी ये जो टाइटल है इसमें रिमूवल लिखा हुआ है। तो जस्टिस वर्मा पे सरकार एग्रेसिवली आने की तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं आने वाले जो संसदीय सत्र हैं उनमें इनको रिमूव करने की बात भी कहीं ना कहीं शामिल होगी। तो सभी एस्पेक्ट पे बात करेंगे मुद्दा क्या था, मामला क्या था, जांच क्या हुई, समिति ने क्या कहा, विदेशों में क्या होता है, भारत में क्या होता है, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, उन डेफिनेशंस में कमियां कहां पे हैं, इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो थोड़ी सी एक बार इसकी पृष्ठभूमि पे आ जाते तो है क्या कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। हालांकि जब न्यायाधीशों के आचरण पर प्रश्न खड़े होते हैं तो संविधान में उनके हटाने की एक कठोर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कई बार अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जजेस को हटाना इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ टफ टास्क। एंड इस टाइम मतलब जब हम वर्मा जी की बात करें तो फिर से संसद में ये निश्चित तौर पे टफ होने वाला है। हालांकि जो दोनों पक्ष और विपक्ष हैं, दोनों इस मामले पे सहमत हैं कि जो सही प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए। तो देखा जाएगा कि क्या होता है। बात की जाए इसके बाद की तो न्यायाधीश यशवंत वर्मा, आप थोड़ी पहले इनकी आप फोटो देख रहे थे, का मामला इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना है जो न्यायिक जवाबदेही और महाभियोग नहीं होगा, यहाँ पे उनको जो पदच्युत किया जाता है बेसिकली वो होना चाहिए, को समझने में हमारी सहायता करता है। मैंने शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अक्सर खबरों में यही बना रहता है, तो मैंने इस्तेमाल किया। मैं आपको वर्बैटिम करेक्ट कर देता हूं कि इट्स नॉट महाभियोग, आइदर इंपीचमेंट, नहीं रिमूवल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद की। थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्या थी पृष्ठभूमि। तो 14 मार्च 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। होली का समय था, हम सबको पता है। अग्निशमन कार्यों के दौरान एक स्टोरेज रूम में लगभग 15 करोड़ रुपए की नकदी मिली। यह राशि जली हुई अवस्था में पाई गई थी और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, आधिकारिक पुष्टि से मतलब है ये कि कंफर्म्ड करके नहीं कहा गया कि हां इतने पैसे थे और इस प्रकार से पाए गए थे। यस, इंटरनली तो न्यूज क्लियर है, एक्सटर्नली इसको नहीं जाहिर किया गया, नहीं बाहर आने दिया गया। ठीक, बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें न्यायमूर्ति शील नागू जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति GS संघवालिया जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनको शामिल किया गया था। तो एक समिति बनी थी, उस समिति से कहा गया था कि भाई देखिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं जस्टिस वर्मा पे ये कितने सही हैं, कितने नहीं हैं, और अगर तो सही है तो क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से बेसिकली विवाद बाद में जाके खड़ा हुआ। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में से अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल चल रही है, 31 मई तक चलेगी, और 31 मई तक ही हमारे P2I फाउंडेशन बैच में एडमिशंस हो रहे हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मैं एक चीज और बताता चलूं एकदम क्लियरली कि इसके बहुत सारे फीचर्स को मैंने कई बार वीडियोस में, इनफैक्ट आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, मैंने कई बार डिटेल में इसको बात की है। तो आपको क्या करना है, आपको उन वीडियोस को देखना है, स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट करनी है, नीचे लिंक दी होगी, या
वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो देर नहीं करना है। आते हैं मुद्दे पे एक बार फिर से। क्या है बात यह है कि समिति ने रिपोर्ट और निष्कर्ष की अगर बात कर ली जाए तो समिति क्या कहती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो 3 सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इस मामले में दोषी पाया है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा है। ध्यान रखिएगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बदल चुके हैं, ठीक है। ये उस समय की बात है जब ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उस समय संजीव खन्ना ही न्यायमूर्ति थे। इस समय कौन हो गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उस पर बाकायदा पंकज सर ने वीडियो भी किया हुआ है, ठीक है। क्या है इस घटना के बाद न्यायाधीश वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया गया और न्यायिक कार्यों से उन्हें अलग रखा गया। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर तो कोई किसी ने अपराध किया है तो उसका सीधे सीधे दंड क्या हो सकता है? क्या यह हो सकता है? उत्तर है नहीं। इसी कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब वो गए तो उनका बहुधा और बहुत ज्यादा विरोध हुआ और बहुत सारे वकील और जो उनके संघ थे उन्होंने आमरण अनशन किया और बहुत सारे अनशनों को हमने वहां पे देखा। इस कारण ये बात जो थी ये भी शांत नहीं हुई थी, लगातार सुलग रही थी, ठीक है। ये लगातार कहीं ना कहीं मुद्दे पे थी। खैर, तो सरकार ने इस भी संकेत दिया कि यदि न्यायाधीश वर्मा स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई के दूसरे महीने में आने वाले जो मानसून सत्र में संसद में महाभियोग, बेसिकली उनको रिमूवल का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार इसको लेके 100% श्योर है कि अगर तो वो खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। स्वयं इस्तीफा की एक बात पुरानी केस में आ चुकी है। कौन था अभी हम बात करेंगे उसको। अगर आपको पहले भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन से जज से इस्तीफा दिए थे। बात करें अगर तो संवैधानिक प्रावधान और कानूनी ढांचे के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश पारित किया जाए। यह आदेश तब पारित किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा एक ही सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, से समर्थित एक क्या कहते हैं राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो जजेस का रिमूवल प्रोसेस है बहुत टफ है। मैं ऑलरेडी, अगर आप जाएंगे मेरे पॉलिटी के सेक्शन में तो मैंने इस पर वीडियो कवर किया हुआ है, वहां जाके देखिएगा। जो स्पेशल मेजॉरिटी की बात मैंने की है कि जो उपस्थित है उनके 2/3 का बहुमत और बाकी और कुछ चीजें। और क्या है न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, बेसिकली इन डिटेल जो प्रोसेस है, थोड़ा सा बाद में हम उसके टर्म्स को थोड़ा सा देखेंगे, पर इन डिटेल प्रोसेस किसमें दिया हुआ है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में विस्तार से बताई गई है। यह अधिनियम पद से हटाने के लिए निम्नलिखित चरण अधिनियत करता है। क्या है देख लीजिए। पहला क्या है? प्रस्ताव की शुरुआत। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्रस्ताव के लिए होना चाहिए। जो प्रस्ताव दिया जाता है कि भाई हमको फलाना जज को हटाना है, इनके लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 को समर्थित होना ही चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। और किसमें दिया हुआ है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद की, तो जांच समिति का गठन इसके बाद होता है। 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है। एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसमें जो अध्यक्ष होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है जो समिति के रूप में इस बात की जांच करते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप है कितने सही कितने गलत हैं। इस मतलब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, सुनने में इजी लग रहा होगा, विकास सर ने 2.5 स्लाइड में समझा दिया। 2.5 स्लाइड की बात नहीं है बेटा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आज तक भारत में किसी जज को पदच्युत नहीं किया जा सका है, कोई भी जज इस प्रकार से रिमूव नहीं किया जा सका है। इसका मतलब क्या है कि कई बार बातें तो कई बार हुई, बहुत सारे जजेस से जुड़ी बातें हुई, हमको कई सारे मुद्दे भी याद हैं, लेकिन क्या किसी मुद्दे में कार्रवाई हो पाई? उत्तर है नहीं हो पाई, ठीक है। बात करें तो संसदीय अनुमोदन की बात क्या है? इसके बाद सफल महाभियोग के लिए प्रस्ताव को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बेसिकली जो स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि देखिए, कभी भी जब हम जुडिशियल प्रोसेस की बात करते हैं, न्यायिक कार्रवाई की बात करते हैं, तो एक बात को हम हमेशा स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं और मुझे एक फैकल्टी के तौर पे ऐसा लगता है कि समझाना चाहिए कि देखिए, प्रोसेस को टफ रखने के पीछे भी कारण है, ठीक है। प्रोसेस को जो टफ रखा गया है कि इतना आसानी से ना हटाया जा सके, उसके पीछे भी कारण है कि कई बार पार्टीज की मेलाफाइड इंटेंशन हो सकती है, गलत नियति की वजह से भी हटा सकते हैं, लेकिन इसके रिपरकशंस भी हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। उन साइड इफेक्ट्स को भी हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। बात की जाए इसके आगे की, तो भारत में न्यायिक महाभियोग का इतिहास देखा जाए तो स्वतंत्र भारत में अब तक कोई भी न्यायाधीश नहीं हटाया जा सका है। अब तक 6 न्यायाधीशों के खिलाफ बेसिकली हर जगह महाभियोग लिखा है, महाभियोग नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, पदच्युत आप कर सकते हैं, पद से हटाने की बात हो सकती है, ठीक है, कि कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। प्रमुख मामला कौन सा है? जस्टिस न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991-93 का जो मामला है, आपको बता दूं 2 वर्ष तक चला था, बड़ा लंबा चला था ये।
अब तक जितने ऐसे केसेस है उसमें सबसे लंबा चलने वाला मामला यही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन आवश्यक बहुमत नहीं मिला। यह पहला गंभीर महाभियोग का प्रयास था। बात करें इसके बाद की तो एक और केस है, न्यायाधीश सौमित्र सेन का मामला 2011 का मामला है। कांग्रेस सरकार थी उस समय। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ यह आया था। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे उन पे। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान इस्तीफा इन्होंने दे दिया। यह एकमात्र मामला है जहां न्यायाधीश ने खुद से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि अगर सरकार एक दबाव डाल रही है कि अगर तो जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम यह प्रस्ताव लाएंगे। एकमात्र बार जब ऐसा हो चुका है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जस्टिस सौमित्र सेन का, इसलिए इसको स्लाइड में रखा गया, ठीक है। एक और मामला है न्यायाधीश दिनकरण मिश्रा मामला 2018 का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनकरण मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज हो गया था और क्या हुआ, प्रक्रियात्मक और राजनीतिक विवाद हुआ था इस पे, ठीक है। तो मुद्दे बहुत सारे, मैंने बताया कि 6 से ज्यादा ऐसे केसेस है। 3 प्रमुख केसेस की मैंने बात की। इसमें से जो पहला केस है वो बड़ा लंबा केस था जिसकी मैंने बात की थी, ठीक है। दूसरा जो जस्टिस सौमित्र सेन वाला हुआ था वहां पे इस्तीफा दे दिया था सौमित्र सेन ने, तो बात ही वहां रुक गई थी। अदरवाइज वही बात जो जस्टिस वर्मा के साथ हुई वही साथ वहां पे भी हो सकती थी। असफल प्रयासों के कारण क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या है, राजनीतिक सहमति का अभाव। 2/3 बहुमत हासिल करना बहुत कठिन है, बहुत टफ है। मैं हमेशा से कहा है कि टफेस्ट मेजोरिटी होती है जब ये पानी होती है। अगला क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता की चिंता। न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव की आशंका हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे हलकों में अगर देखा जाए, जैसे मैं अगर बताऊं, जस्टिस वर्मा के साथ एक आरोप ये जुड़ा कि वो चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में थे और दिल्ली में थे बेसिकली, और दिल्ली के जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, कुछ लोगों ने कहा, ऐसा आरोप लगा कि उनका एफिलिएशन था। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टारगेटेड भी हो सकता है। ये लोगों को लग रहा है कि टारगेटेड हो सकता है, लगता रहता है, ठीक है। लेकिन कई बार इस बात से परे जाकर हमें देखना चाहिए कि अगर तो ये टारगेटेड है तो भी अगर ये तार्किक है, जस्टिफाइड है तो होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो यही बात है कि कई बार राजनीतिक दबाव की आशंका होती है। अगला क्या है, प्रक्रियात्मक जटिलताएं क्या है। ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी बात पर डिटेल में विस्तार से बात की थी कि क्यों इसे इतना टफ माना जाता है। उसके अपने कारण हैं, लेकिन यह भी एक कारण है कि इस कारण इस प्रकार के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। साक्ष्यों की कमी, यस, ठोस सबूतों का अभाव नहीं मिल पाता है। हर वो चीज जो जजेस ने की है, चूंकि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इस प्रकार से वो बद्ध रहते हैं कि हर चीज में आपको सबूत नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उस प्रकार की भी समस्या है। और क्या है, राजनीतिकरण को खत्म, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। कई बार कई जजेस को कई पार्टियों के साथ संलग्न देखा गया। जैसे रंजन गोगोई की बात कर ली जाए तो बाद में उन पे यही आरोप लगे कि पुराने उनके बहुत सारे निर्णय वो भाजपा के पक्ष में किए गए या भाजपा के अनुसार किए गए, शायद से इसलिए कि बाद में उनको भाजपा से राज्यसभा सदस्यता पानी थी। ये आरोप है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। आरोपों को आरोपों की तरह ही देखिएगा, इनको कभी उत्तरों में मत लिखिएगा, ठीक है। इसको समझिए कि कहां से राजनीतिकरण आता है, कहां से राजनीति की बात आती है, ठीक। बात करें इसके आगे की, तो अन्य जगहों पे जैसे मान लीजिए यूएस या यूके में देख लेते कि वहां पे क्या चीज है। तो यूएसए में अगर देखा जाए तो यूएसए में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसका क्या चीज है कि प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। सीनेट में सुनवाई और निर्णय होता है। सफल मामले क्या है, न्यायाधीश जॉन पिकरिंग का 1804 में जब उनको हटा दिया गया था। इसमें एक न्यायिक आचरण बोर्ड की बात भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है कि संघीय न्यायाधीशों के आचरण की निगरानी यहां पर होती है, शिकायतों की जांच होती है इस आचरण बोर्ड द्वारा, और अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है इस बोर्ड द्वारा। इस प्रकार का कोई बोर्ड भारत में उपस्थित नहीं है। ऐसा ही कुछ यूके में भी है। यूके का देख लेते हैं एक बार। बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की तो क्या है, न्यायिक आचरण जांच कार्यालय है यहां पे, ठीक है, जो स्वतंत्र जांच तंत्र निर्धारित करता है, त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करता है, ठीक, कार्रवाई होगा वहां पे, पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, ठीक है। न्यायिक नियुक्ति आयोग भी है वहां पे। भारत में ऐसा कुछ इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। मेरिट आधारित नियुक्ति होती है, भारत में इस प्रकार का अभी भी कुछ नहीं है। देखिए, जो एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक की पोस्ट है उसके पहले तक सारे एग्जाम होते हैं। जैसे पीसीजे की बात कर ली जाए, एचजीएस की बात कर ली जाए, हायर जुडिशरी सर्विसेज, पर उससे ऊपर जो हाई कोर्ट वगैरह के जजेस होते हैं उनके लिए कोई नियुक्ति का कोई प्रक्रिया नहीं है। मतलब प्रक्रिया से मेरा मतलब यह है कि एग्जाम नहीं है, ठीक है। प्रक्रिया तो है ही, एग्जाम नहीं है, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होता है उनका, ठीक है। तो वहां पे क्या है, न्यायिक नियुक्ति आयोग है जो मेरिट आधारित नियुक्ति करता है। भारत में भी है, लेकिन एडीजी से नीचे तक है। कई लोग कहते हैं कि एडीजी होने तक आदमी परिपक्व हो जाता है तो उसे हाई कोर्ट का या सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट का बेसिकली पहले तो जज बनाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि है एग्जाम, पर वही बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले की, जैसे लोकसभा के लोग डायरेक्ट चुने जाते हैं वैसे
डायरेक्ट हो तो ज्यादा बेहतर है, राष्ट्रपति की तरह इनडायरेक्ट ना हो। किसका? जजेस का हाई कोर्ट में सिलेक्शन, उसकी बात हो रही। अच्छा, विविधता और समावेशन को सुनिश्चित किया जाता है यूके में, ठीक है। जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है यूके में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हमको यूके में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। भारत में अभी भी दोनों ही, जो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो दो प्रमुख बिंदु देखे, वो दोनों का अभाव दिखता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी जब मैंने बात की 1968 के अधिनियम की, जहां पे जजेस को कैसे हटाया जाता है उसकी बात है, तो उसमें 2-3 डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। एक आता है सिद्ध दुर्व्यवहार, एक है अक्षमता। सिद्ध दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है कि भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की बात है, ठीक है। न्यायिक कर्तव्यों में लापरवाही की बात होती है तो इसको शुद्ध दुर्व्यवहार कहेंगे, ठीक है। और क्या है, व्यक्तिगत आचरण की समस्याएं आती है तो इसे शुद्ध दुर्व्यवहार कहेंगे। और अक्षमता किसे कहते हैं? यदि मानसिक या शारीरिक अक्षमता है, न्यायिक क्षमता में अगर किसी प्रकार की कमी है या निर्णय लेने में अक्षम है तो उन्हें अक्षमता की श्रेणी में डाला जाएगा, अक्षमता की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तथ्य से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैंने इसी में एक्यूमुलेट कर दिया है कि भारत में अब तक कोई भी न्यायाधीश नहीं हटाया है इस प्रक्रिया से, रिमूवल की प्रक्रिया से। केवल एक न्यायाधीश सौमित्र सेन ने इस दौरान इस्तीफा दिया। ये दोनों बिंदु मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। खैर ये तो बड़ा वैसा है फैक्ट, आई डोंट नो, एडिटर ने शायद जोड़ दिया होगा, ठीक है। इतिहास में पहली बार अगर देखा जाए तो वर्मा मामला पहली बार है जब नकदी की इतनी बड़ी मात्रा किसी न्यायाधीश के घर से मिली है। पहली बार आग की घटना के कारण यह मामला सामने आया। इन हाउस जांच की सबसे तेज प्रक्रिया में से एक है जो इनके खिलाफ हुई, वर्मा जी के खिलाफ। कुछ और फैक्ट्स हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमेरिका में 15 संघीय न्यायाधीशों को अब तक इस रिमूवल की प्रोसेस से हटाया जा चुका है, ठीक है। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के बाद से कोई न्यायाधीश अब तक नहीं हटा है, तो उसके बाद से भारत में भी कोई नहीं हटा है, ठीक है। अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया में केवल एक न्यायाधीश को हटाया जा सका है, 1986 की बात है, ठीक है। कुछ और है, समय सीमा के रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे लंबी महाभियोग प्रक्रिया मैंने बताया था, रामास्वामी मामला 1991-93 2 वर्ष चला, ठीक है। सबसे तेज इस्तीफा सौमित्र सेन का 6 महीने में इस्तीफा आ गया था, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे। वर्मा मामले में इन हाउस जांच 3 महीने में बैठ गई, 3 महीने में क्लियर भी हो गई। ये बड़ी बात है, इतनी जल्दी जांच न हुई न उसका निष्कर्ष आया, ठीक है। चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या संभावित सुधार हो सकते हैं। संभावित सुधार देखेंगे और दीर्घकालिक सुधार देखेंगे। ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप्स में या अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा, ठीक है। बहुत मामलों को क्लियर कर देगा, बहुत से विषयों को, मुद्दों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आपको कैसा लगा कमेंट में बताते जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो क्या है, त्वरित जांच तंत्र बनाया जाए, ठीक है। स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किया जाए, ठीक है। समयबद्ध रूप से वो जांच करे इस बात को, पारदर्शी कार्रवाई हो, मेलाफाइड इंटेंशन ना हो, पक्षपात ना हो, ठीक है। न्यायिक आचार आयोग बनाया जाए, ठीक है। जो स्थायी निगरानी तंत्र बनाए, अभी थोड़ी देर पहले मैं यूएस के केस में इसी का बात कर रहा था, जो नियमित समीक्षा करे कि जजेस कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहीं उनके काम में किसी प्रकार की अक्षमता या कमी तो नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही कुछ निवारक उपायों पे भी काम करेगा ये न्यायिक आचार आयोग, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रक्रियात्मक सुधार क्या किए जा सकते हैं? डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग किया जाए, इसको और डिजिटलाइज किया जाए। आजकल तो हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं और आजकल उनकी बहुत रीलें भी कटती हैं, ठीक है। समय सीमा का निर्धारित किया जाए, अपील तंत्र की स्पष्टता की जाए। मतलब कुल मिला के ये कुछ इनिशियल लेवल पे जो सुधार हो सकते हैं। वृहत लेवल पे देखा जाए दीर्घकालिक सुधार क्या हो सकते हैं, तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है संवैधानिक स्तर पे कुछ चीजों को और बदलाव की, ताकि देखो यार जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा है, मैं कल ही एक डिस्कशन का पार्ट था जहां पे इस मुद्दा हो रहा था कि भारत की जुडिशरी के साथ जो ये लॉर्डशिप जैसी चीजें हैं, कई बार ये जजेस को भी थोड़ा और इनरिच करती हैं इस मामले की, वो थोड़ा सा मजबूत डिसीजन ले सके, उनको भी इस बात का आभास हो कि वो स्वतंत्र हैं। लेकिन कई बार वो स्वतंत्रता लोगों को खटकती है। लेकिन कई बार ऐसा है ना कि हर जज हमेशा सही नहीं हो सकता ना, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो शायद से इस प्रकार की कुछ संशोधनों को हम कर सकते हैं, ला सकते हैं, देख सकते हैं संसद के द्वारा कि भाई ठीक है, जजेस को उनकी स्वतंत्रता मिले, लेकिन कई बार अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य सामने आता है तो हम उस पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। महाभियोग प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए, ये मैं बिल्कुल बोलूंगा बड़ा टफ है, ठीक है। न्यायिक जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाए, ठीक है। समयबद्ध निपटान की व्यवस्था की जाए, ठीक है। स्वतंत्र निगरानी तंत्र की एक स्थापना की जा सकती है जिसमें न्यायिक आचार आयोग का गठन हो, अभी थोड़ी देर पहले बात की, नियमित ऑडिट सिस्टम हो, जजेस ने
कितने निर्णय दिए, कब कब निर्णय दिए, कैसे निर्णय दिए, इन सब का वर्णन हो। ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए ताकि जजेस के खिलाफ भी अगर कोई एप्लीकेशन डालना चाहे कि मिलॉर्ड के खिलाफ, लॉर्डशिप के खिलाफ अगर मुझे कुछ बताना है कि सब यहां पे साफ गलत है तो मैं लिख सकूं। ठीक है, आगे बात की जाए तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अपनाना। अभी मैं यूके उसका उदाहरण दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने वाला था पर थोड़ा बल्कि हो जाता तो मैंने उसे नहीं रखा। क्या है, पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए इसमें। ठीक है, संपत्ति की घोषणा को सार्वजनिक करना, जजेस की चल अचल संपत्ति कितनी है उसको घोषित करें, वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ते समय करता है। ठीक है, फिर क्या है, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी बहस हो चुकी है, एनजेएसी वाली या कोलेजियम वाली। ठीक है, फैसलों के पीछे कारणों को स्पष्ट करना कि क्या कारण रहे, जो फैसले जजेस ने लिए कहीं पार्शियलिटी तो नहीं थी, पक्षपात तो नहीं थी, धन उगाही तो नहीं कारण था, मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, फिर क्या है, जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाए जजेस के लिए भी। ठीक है, क्या, तुरंत शिकायत निवारण हो, नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन हो। ठीक है, और निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण की बात हो, निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण क्या हो, बात हो। ठीक है, तो ये कुछ सुधारों की बात की हमने और निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि देखो यार, जब हम शक्ति के पृथक्करण की बात करते हैं तो न्यायपालिका उसमें सबसे स्पेशल रूप में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को जो न्याय मिलेगा वो न्यायपालिका देती है। लेकिन अगर न्यायपालिका, मैंने हमेशा से बोला कि न्यायपालिका ने बड़ा शानदार काम किया है भारत में। अगर आप भारत के संविधान के विकास को देखेंगे, संविधान से इतर विकास को देखेंगे, तो न्यायपालिका ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन कभी कभी यह भी जरूरत लगती है कि न्यायपालिका को भी कहीं कहीं टेम करने की, थोड़े से कंट्रोल में रहने की जरूरत हो जाती है। कभी कभी लगता है, कभी कभी 1% का। तो वहां पे कैसे सुधार हो सके, इस पे संवैधानिक स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे, प्रशासनिक तो नहीं बोलना चाहिए, संवैधानिक और सांविधिक स्तर पे सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको स्टडी आईक्यू में वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले मैं बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो जून बैच है 2 जून से शुरू हो रहा है, और चूंकि इस समय अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल चल रही है जो 31 मई तक है, तो इस दौरान एडमिशन लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। रिमेंबर दिस कोड विकास लाइव, आपको हमेशा बहुत कारगर रहेगा, बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं, @ऑफिशियल विकास लिख के भी आप सर्च बॉक्स में जुड़ सकते हैं, और vikas.singh@studiiq.com पे मेल करके अपनी राय से मुझे परिचित करा सकते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ना है तो भी आप मुझसे परिचित करा सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टडी आईक्यू में किसी भी कोड के लिए, किसी भी प्रकार के कोर्स से जुड़ने के लिए द ओनली कोड यू कैन यूज इज विकास लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर के द्वारा हमें बताइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार के वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।